तो हम कहाँ हैं? अच्छा भाई, पीछे से कोई मसला, कोई चीज़ रिपीट करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, या चलूँ आगे बस? क्या सिचुएशन है? सर वो जो आपने एग्जाम्पल दी थी करने के लिए हो गई थी मेरी। और टेस्ट भी कर ली, चल भी गई? जी। टेस्ट भी कर ली, चल भी गई? जी। हाँ तो बस ठीक है। वेरी गुड। तो भाई फिर आगे चलते हैं यहाँ से। हेडर फाइल्स, स्कोप और फंक्शंस, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। अ, असल टॉपिक अब अरेज है, जो इससे अगले उसमें लेक्चर्स में है। हेडर फाइल्स तुम्हें याद होंगी क्या थी? बिल्कुल पहली क्लास में इसकी बात हुई थी, उसके बाद इसकी बात नहीं हुई थी। इसकी एग्जांपल्स जो थी वो तुम इस्तेमाल करते रहे हो। फॉर एग्जांपल आईओ स्ट्रीम तुमने इस्तेमाल की। आई थिंक तुमने आईओ स्ट्रीम ही की है, बस और कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी। तो हेडर फाइल्स को तुम यूज कैसे करते हो? तुम ऐसे यूज करते हो कि हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट में फाइल का नाम रख देते हो। ठीक है। इसको यूज करने के दो तरीके हैं, एक तो यही है और दूसरा ये है। ठीक है, फाइल का नाम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दो। हैश इंक्लूड क्या करता था? ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था, जो तुम्हें पता है करता क्या है? वो उस हेडर फाइल को तुम्हारे ऑब्जेक्ट कोड के साथ जोड़ देता है। ये बिल्कुल हमने शुरू में बात की थी कि ये करता क्या है। अब फर्क क्या है कि ये जो एंगल ब्रैकेट में है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि सी प्लस प्लस लुक्स फॉर दिस फाइल इन अ प्री डेजिग्नेटेड प्लेस। अगर तुम एंगल ब्रैकेट में इसके अंदर तुम कोई फाइल नेम लिखते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि सी प्लस प्लस जाके इस फाइल को ढूंढता है, लेकिन किसी खास जगह पे जाके ढूंढता है। ठीक है। वो खास जगह ज्यादातर ये होती है कि तुमने सी ड्राइव के अंदर जहाँ पे इसको इंस्टॉल किया होता है ना, ये डेव सीपीपी पड़ा है ना, तो जहाँ पे तुमने इसको इंस्टॉल किया होता है उसके अंदर कोई वो होती है, आ, कोई लाइब्रेरी होती है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली ये होएगी, या ये होएगी, या इंक्लूड होएगी। हाँ, ये कुछ हेडर फाइल्स ये पड़ी हैं, देखो डॉट एच नाम की फाइल्स पड़ी हैं। बहरहाल कॉन्सेप्ट ये है कि जब तुम एंगल ब्रैकेट लिखते हो तो वो सी प्लस प्लस एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे जाके उसको ढूंढती है। अगर तुम इस तरह से लिखते हो आ, इसके अंदर, तो सी प्लस प्लस लुक्स फॉर द फाइल इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब होता है जहाँ पे तुम्हारी सीपीपी फाइल पड़ी है, जहाँ पे तुम्हारा कोड पड़ा हुआ है। अब अगर तुमने कोड डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है अपना, तो और तुम इस तरह से हेडर फाइल इंक्लूड करते हो, तो वो डेस्कटॉप पे जाके उसको ढूंढेगा। बेसिकली उस हेडर फाइल को जाके डेस्कटॉप पे ढूंढेगा। अच्छा, हमने जो लास्ट टाइम किया था, हम फंक्शंस कर रहे थे ना। हाँ, दिस इज अ गुड एग्जांपल। हम फंक्शंस पढ़ रहे थे ना, हमने ऐड का फंक्शन लिखा था जो दो आर्गुमेंट्स ले रहा था, उनको ऐड कर रहा था। और कुछ इस तरह से, ये हटा देता हूँ, ये जाते जाते किसी ने क्वेश्चन किया था। तो ये हमारा काम था। ये ठीक है, ये कंपाइल होएगा, ये चलेगा, ये सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके। अगर मैं ये लाइन इसमें से हटा देता हूँ, ये जरा देख लो दोबारा, ये वाली लाइन जिसको हमने फंक्शन की प्रोटोटाइप कहा था पिछली दफा, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, तो फिर क्या ये प्रोग्राम चलता है, कंपाइल होता है? अब मैं कंपाइल करूंगा तो इस दफा कंपाइल नहीं होएगा, एरर आएगा। हमने पिछली दफा बात की थी ना कि फंक्शन की प्रोटोटाइप ऊपर लिखनी पड़ती है अगर फंक्शन नीचे लिखा हुआ है। अब ये एक प्रॉब्लम है। अब दो रास्ते हैं, या तो तुम इस लाइन को इधर इंक्लूड करो, ठीक है, या तुम एक हेडर फाइल अपनी बनाओ। मैं कंट्रोल एन दबा रहा हूँ, एक नई फाइल बना रहा हूँ, और उसके अंदर जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा इस लाइन। ठीक हो गया, एक नई फाइल बनाई है। इस फाइल को सेव कर लो, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ abc.h के नाम से। यानी मैं एक अपनी हेडर फाइल खुद बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने abc.h लिख के नाम उसका, उसको सेव कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं वापस जरा अपनी फाइल की तरफ जाता हूँ, तो मेरी फाइल तो अभी भी नहीं चलेगी। मेरी फाइल को तो वही मसला है कि उसको डेफिनेशन नहीं मिली उधर ना। तो अब मैं इसको कहूंगा कि इसको हैश इंक्लूड कर लो abc.h की फाइल को। अब कंपाइल करूंगा तो चल पड़ता है। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है, हैश इंक्लूड क्या करता है? हैश इंक्लूड वही करता है कि जो भी तुमने हेडर फाइल लिखी है, उस हेडर फाइल को जाके तुम्हारे ऑब्जेक्ट कोड के साथ अटैच कर देता है। ठीक है। अब मैंने इस हेडर फाइल में क्या लिखा है? मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक लाइन ही लिखी है ना। लेकिन इमेजिन ये करो कि ये लाइन
उस जगह पे जाके चिपक गई है। तो अब मेरी फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, अब वो आगे रन होता रहता है। ठीक है, इसके बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, लेकिन बाय द वे ये हेडर फाइल लगती कैसी है, ये ऐसी लगती है। ठीक है, जब तुम बनाओगे खुद तो तुम्हारी सीपीपी जो है वो इस तरह नीले रंग का आइकॉन आता है और हेडर फाइल्स में साथ ये लाल रंग का आइकॉन आता है। तुम देखते ही बता भी सकते हो कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब एक तो ये बात हो गई कि तुम यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स बना सकते हो। लेकिन बारीकी है इसमें, थोड़ी सी बारीकी ये है कि ये ना कहना कि यूजर डिफाइंड अगर बनाई है तो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर तुम यूजर डिफाइंड हेडर फाइल बना के जाके उसी सी प्लस प्लस के फोल्डर में रख देते हो जहां से सी प्लस प्लस फाइलें उठाता है, तो फिर तुम एंगल ब्रैकेट में भी रख सकते हो। इन दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, इसके अलावा पता नहीं तुमने एक चीज पढ़ी है या नहीं, लेकिन एक हैश डिफाइन भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। आई थिंक पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई तो अब देख लो। ये दिस इज यूज्ड टू डिफाइन मैक्रोज। इस वक्त मैक्रोज को तुम समझ सकते हो एज कॉन्स्टेंट्स। मैथ्स में समझते हो ना, कांस्टेंट एक ऐसी चीज जो अपनी वैल्यू तब्दील नहीं करती। ठीक है, तो हैश डिफाइन तुम यूज कर सकते हो टू डिफाइन अ मैक्रो, टू डिफाइन अ कांस्टेंट। ठीक है, एक्चुअली इससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिलहाल स्टार्ट करने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने पाई की वैल्यू इस तरीके से डिफाइन करनी है, या किसी भी कांस्टेंट की, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि हैश डिफाइन एक्स इज इक्वल टू 10 या सी इज इक्वल टू 10, जो भी है। तो ये कांस्टेंट का नाम हो गया सी, और ये उसकी वैल्यू हो गई 10। गेम सारी ये है कि यू कैन नॉट चेंज इट नाउ। भाई वेरिएबल्स तो तुम एक वेरिएबल क्रिएट करते हो, उसको तुम 10 दफा उसकी वैल्यू चेंज करते हो, कोई इशू नहीं है। सी की वैल्यू अगर चेंज करने की कोशिश करोगे तो सिंटेक्स एरर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको ऐसे रहने दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहूँ, सी आउट आई एंड एल। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ हैश डिफाइन पाई 3.1415। ठीक हो गया। तो ये प्रोग्राम मेरा रन होना चाहिए, इसको कोई खास मसला नहीं होना चाहिए। करेगा क्या, सिंपली पाई की वैल्यू जारी बात है तुम्हें प्रिंट कर देगा। अच्छा, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी बातें, जरूरी नहीं होता कि ये शुरू में ही लिखना है। इसको तुम प्रोग्राम के दरमियान में लिख लो, ऐसे लिख लो, एज लॉन्ग एज तुम्हारा सिंटेक्स ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आना एरर चाहिए एक्चुअली। हाँ, यहाँ पे आएगा एरर, क्योंकि जब वो ऊपर से पढ़ता हुआ नीचे आएगा तो वो कहेगा कि मुझे पाई चाहिए, और पाई उसको अभी तक तो मिला नहीं है। तो ये जो आप बाद में डिफाइन करते हो, ये प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसको या तो इसके ऊपर लेके जाओ, वेरी गुड, या तो इसके ऊपर लेके जाओ। ठीक है, ताकि उसको पाए की वैल्यू पहले मिले और फिर वो उसको पाए को प्रिंट कर सके, तो ये चल जाएगा, इसको कोई इशू नहीं है। तो ये बात काफी क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं इस लाइन को नहीं लिखता या बाद में लिखता हूँ तो प्रॉब्लम आएगी, नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि उसको पाई नहीं मिलेगा। लेकिन अब एक और भी तो रास्ता है। मेरे पास एक हेडर फाइल इंक्लूडेड है abc.h। अगर मैं उस abc.h में घुस के ना कांस्टेंट डिफाइन कर देता हूँ, तो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, विच मीन्स कि यहाँ पे आके तो वो दो लाइनें ऑटोमेटिकली चिपक रही हैं। इसका मतलब है कि अब उसको पाए को ढूंढने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अब वो एग्जीक्यूट कर जाता है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, खेल के देखना थोड़ा सा, लेकिन ये दोनों चीजें इकट्ठी खेल के देखना। मतलब व्हाट आई मीन इसके, इसको हेडर फाइल्स को और डिफाइन को साथ साथ मिलाना जरा, कि कांस्टेंट को कैसे साथ यूज करोगे। अ, तो बेसिकली खुद हेडर फाइल बनाना, खुद वेरिएबल डिफाइन करना। स्कोप पे इस वक्त क्या बात करनी है, करनी है, लिखा हुआ तो करनी पड़ेगी। तो ये भी जरा टेढ़ा से काम है, थोड़े से कोशिश करना कि इसको एब्जॉर्ब करो। जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि पहली दफा में हो गए। तो हर वेरिएबल का एक स्कोप होता है। ठीक है जी, स्कोप क्या होता है, स्कोप को डिफाइन करो। स्कोप इज द एरिया फ्रॉम वेयर द वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। स्कोप कहते हैं, स्कोप को बिल्कुल आम
ज़िंदगी के लफ्ज़ की तरह रखो, ठीक है? कि तुम्हारा स्कोप क्या है, तुम्हारा मोहल्ला है बेसिकली, यानी तुम्हें तुम्हारे मोहल्ले में लोग जानते हैं, ठीक है? ये तुम्हारा स्कोप है। और इमरान खान का स्कोप क्या है, वो पूरी दुनिया है, उसको पूरी दुनिया जानती है, ठीक है? मेरा स्कोप क्या है, कैंपस है, मुझे 2-250 लोग जानते हैं। स्कोप मीन्स कि उस वेरिएबल को कौन-कौन जानता है, कहाँ-कहाँ से उसको यूज़ किया जा सकता है, कहाँ पे हम उस वेरिएबल का नाम लें और वो चल जाएगा, ठीक है? ये उसका स्कोप होता है, ठीक है? स्कोप नॉर्मली डिफाइंड होता है 2 टर्म्स में, लोकल और ग्लोबल। यानी एक वेरिएबल का स्कोप लोकल हो सकता है या उसका स्कोप ग्लोबल हो सकता है। ग्लोबल समझना ज़्यादा आसान है। ग्लोबल मीन्स एंटायर प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी उसका नाम लोगे ना, वो चल पड़ेगा, ठीक है? ये ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल होता है। लोकल का मतलब जो है ना, वो ये है कि वो किसी खास स्पेसिफिक जगह पे चलेगा। अच्छा, ग्लोबल पे कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी होती, बात भी लोकल पे ही करनी होती है, ठीक है? तो सी प्लस प्लस डिफाइंस स्कोप विद द हेल्प ऑफ करली ब्रेसेस। ये बात बड़ी बुनियादी सी है, बड़ी छोटी सी है, लेकिन समझने वाली है। बात ये है कि जिन करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, फॉर एग्जांपल ये जो इंट आउटर का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, इसके इर्द गिर्द कौन से करली ब्रेसेस पड़े हुए हैं? वो ये पड़े हुए हैं। ये किसके करली ब्रेसेस हैं? ये फंक्शन के हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आउटर का स्कोप क्या है, तो आउटर का स्कोप ये फंक्शन है। दोबारा बोलूंगा, सी प्लस प्लस काम ऐसे करता है कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उसका स्कोप का फैसला कैसे होता है, वो ये देखते हो आप कि ये किस करली ब्रेस में डिक्लेयर हुआ हुआ है। तो क्योंकि ये इन करली ब्रेसेस में डिक्लेयर हुआ हुआ है, तो ये सिर्फ इन करली ब्रेसेस के अंदर चलेगा। इन करली ब्रेसेस के बाहर आके अगर तुम नाम लोगे आउटर का, तो वो नहीं समझ आएगा उसको ये क्या कर रहे हो। तो इस आउटर का स्कोप क्या है? ये करली ब्रेसेस जो एक्चुअली फंक्शन के हैं। ये जो उसने इनर नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है, तो जब भी तुम वेरिएबल डिफाइन करते हो, तुम्हें ये देखना है कि वो किन करली ब्रेसेस में है। वो ये अब इन करली ब्रेसेस में है, तो इनके बाहर आके अगर तुम इनर लिखोगे, तो ये एरर आएगा, ठीक है? स्कोप का मतलब ये होता है कि इस वेरिएबल को किस जगह से एक्सेस किया जा सकता है। 99% वेरिएबल्स लोकल होते हैं। लोकल का मतलब है वो कुछ छोटे से हिस्से पे चलते हैं। और ग्लोबल वो है जो पूरे के पूरे प्रोग्राम पे चलेगा। ग्लोबल आसान होता है, ग्लोबल में क्या करना है, असल काम लोकल का ही सारा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो बताओ ये चलेगा कोड? इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही हो, कोई चल रहा है? इसमें काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये है कि आपने इधर इंट नम डिक्लेयर किया है और इधर आप फिर इंट नम डिक्लेयर कर रहे हो। ऐसे तो नहीं ना होता भाई। अगर मैं इधर इंट नम डिक्लेयर कर दूं और थोड़ी देर बाद फिर इंट नम डिक्लेयर कर दूं, ये तो प्रॉब्लम बन जाएगी। ये प्रॉब्लम बन जाएगी और वो कहेगा कि भाई नम तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इंट नम प्रीवियसली डिक्लेयर्ड। तो आप दोबारा तो नहीं ना एक वेरिएबल को, उसी वेरिएबल को दोबारा तो नहीं ना बना सकते, ये नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हो रहा है कि होना तो यही है कि एरर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा। एक्चुअली चक्कर क्या है, इस नाम का जो स्कोप है, वो ये इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन है। क्योंकि ये जो डिक्लेयर हुआ है, ये इन करली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर हुआ है। तो ये वाला नाम जो है, ये इन करली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर हुआ है। अब एक्चुअली ये वाला नाम जो है, ये किसी और, इसका स्कोप कुछ और है। तो तुम वेरिएबल्स के नाम सेम रख सकते हो, चल सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन स्कोप डिफरेंट होना चाहिए। बट दिस इज स्टिल वेरी कंफ्यूजिंग। ये नहीं करना चाहिए, दिस इज बैड प्रैक्टिस, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? लेकिन बहरहाल टेक्निकली ये चल जाएगा। इसमें मतलब सिंटेक्स वाइज इसमें कोई खास मसला नहीं है। अच्छा जी, अब ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स वो बाय डेफिनेशन वो होते हैं जो किसी भी करली ब्रेस के बाहर होते हैं। ये भी एक अच्छा सा तरीका है इसको डिफाइन करने का कि ग्लोबल वेरिएबल्स आर ऑलवेज declared outside any curly braces।
यानी बेसिकली एक वेरिएबल को लोकल बनाता कौन है? उसको लोकल बनाते हैं कर्ली ब्रेसेस के, वो उन कर्ली ब्रेसेस की हद तक रह जाता है, ठीक है? तो अगर मैं एक इधर वेरिएबल इंट आई डिक्लेयर कर दूं और मैं ढूंढूं जाके कि इसके इर्द गिर्द कौन सी कर्ली ब्रेसेस हैं, तो इसके इर्द गिर्द तो कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है। तो ये बाय डेफिनेशन एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया। अब ग्लोबल वेरिएबल का नाम तुम जिधर मर्जी लोगे प्रोग्राम में, वो एक्सेस हो जाएगा। उसकी डेफिनेशन ही ये है। तो कोई ऐसा वेरिएबल जो बगैर कर्ली ब्रेसेस के डिक्लेयर हुआ है, दैट इज ग्लोबल। उसको तुम यहाँ इस्तेमाल करो, जहाँ मर्जी इस्तेमाल करो। हाँ जी, इसकी आउटपुट क्या आएगी? ये ज़रा चलाओ और मुझे इसकी आउटपुट बताओ। इसके ऊपर सिर्फ एक लाइन है, वो इंट आई उसने डिक्लेयर किया है, ठीक है? चलो जी, चलाओ। सर ऊपर जो है इन में द वैल्यू ऑफ आई इज 10 ये तो बहुत और ही आसान है ना कि ये आई की वैल्यू 10 सेट की है, यहाँ पे आई को प्रिंट करवा लिया तो 10 आ गया। ठीक जी हो गया। आगे और बैक इन में द वैल्यू ऑफ आई इज 20। फिर अब फंक्शन कॉल हुआ। इसके बाद फंक्शन कॉल हुआ एफ नाम का। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एफ पे गए और एफ में जाके आपने ये प्रिंट करवाया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या प्रिंट होएगा? यहाँ पे भी 10 ही प्रिंट हो जाएगा। क्या ख्याल है कि मतलब अभी भी आई की यस वैल्यू 10 ही चल रही है। अब ये चेंज करता है आई की वैल्यू 20। आई कोई दो नहीं है, एक ही आई है। तो ये आई की वैल्यू चेंज करता है 20। अब जब वापस जाता है और यहाँ पे प्रिंट करता है, तो आई की वैल्यू अब 20 हो चुकी है, क्योंकि आई तो एक ही है ना। तो पहले 10 प्रिंट होता है, फिर 10 प्रिंट होता है और फिर एंड पे 20 प्रिंट होता है। खुद चला के देखना। लो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोग्राम, तकरीबन सेम प्रोग्राम, लेकिन इस दफ़ा हमने ये किया कि इस दफ़ा हमने ग्लोबल नहीं बनाया। इस दफ़ा हमारा ये जो आई है, आई का क्या स्कोप है? कर्ली ब्रेसेस में, वॉइड मेन की कर्ली ब्रेसेस में। यानी मेन। यानी अगर तुमसे आई का स्कोप पूछा जाए तो तुम कर्ली ब्रेसेस ढूंढोगे, तो वो ये कर्ली ब्रेसेस हैं। और ये किसके कर्ली ब्रेसेस हैं? ये मेन के कर्ली ब्रेसेस हैं। तो आई का स्कोप क्या हुआ? मेन। इसका मतलब क्या हुआ कि आई मेन के अंदर जरूर चलेगा, उसके बाहर नहीं चलेगा। चलो, तो ये बात खत्म हुई। अब जरा इसको आउटपुट चलाओ इसकी कि आता क्या है। तो वही बात है कि सबसे पहला, पहले 10 प्रिंट सबसे पहले होगी। 10। हाँ बिल्कुल। अब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन इस दफा हम फंक्शन सिंपल कॉल हो कॉल नहीं रहा कर है। रहे। हम जी इस दफा एक आर्गुमेंट लेके जा रहे हैं साथ। जी तो ये आई आया इस आई में, ठीक है? अब इस आई की वैल्यू क्या हुई? 10, क्योंकि ये 10 कॉपी हुआ है ना। अब आपने आई को चेंज करके कर दिया 20। आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, तो आई 20 हो गया। अगली लाइन में 100% 20 प्रिंट हो गया, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि जब आप वापस जाते हो, फंक्शन खत्म हो गया बिल्कुल, अब वापस जाते हो और यहाँ पे जाके प्रिंट करवाते हो, तो क्या आएगा? 10, 10 आएगा। क्यों? वजह? क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो 10 चल रही है। अब हाँ, ये भी एक तरीका है कहने का कि ये आई और ये आई जो है, ये बिल्कुल इनका वजूद डिफरेंट है, ठीक है? अब इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं इस प्रोग्राम में। आएगा 10 ही, बाय द वे, बिल्कुल 10 ही आएगा। नीचे देख लो कि 10, 20 और 10 ही होएगा। अच्छा, लेकिन इसकी वो जो है ना, लॉजिक जो है ना इसकी, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है कि ये क्यों ऐसे होता है। अच्छा, तो ज़रा इसको समझने की कोशिश करना कि ये क्या हुआ है। इन प्रोग्राम से बेहतर होता है कि साथ रैम बना लिया करो, या नहीं भी बनाते तो एक बार समझ आ जाए बात तो ठीक है। तो
जब आपने शुरू में ये आई बनाया, ठीक है, तो डेफिनेटली रैम के अंदर एक सेल बना आई, उसका नाम रखा गया और उसके अंदर डाल दिया गया 10, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने ये फंक्शन कॉल किया है ये वाला, तो जाहिर बात है यही होता है कि फंक्शन का जो पैरामीटर होता है आई, वो कॉपी हो जाता है इस वेरिएबल के अंदर जो भी आपने यहाँ पे लिखा होता है। उस दिन मैंने हमेशा इसका नाम डिफरेंट रखा था, मैंने यहाँ पे इंट ए, इंट बी, इंट सी रखता था सिर्फ ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन आज उसने नाम एक ही रखा है और वेरी गुड के नाम एक ही रखा है, यही आई है और यहाँ पे भी उसने नाम आई ही रखा है। लेकिन प्लीज ये बात समझ लेना कि ये वाला जो आई है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक नया आई इधर पैदा होएगा और उसके अंदर वो जो भी ऊपर से फंक्शन से आ रहा है वो कॉपी हो जाएगा। फंक्शन से क्या आ रहा है, इत्तेफाक से आई ही आ रहा है, यानी 10 ही वैल्यू आ रही है, वो 10 ही इसके अंदर कॉपी हो जाएगी। अब जब ये फंक्शन इसको चेंज करेगा, इस आई को चेंज करेगा, तो वो ओरिजिनल को नहीं, वो इस आई को नहीं छेड़ेगा, वो इसको इस आई को काट के 20 कर देगा। ठीक हो गया, तो ये आई 20 हो गया। अगली लाइन में जब आपने उसको प्रिंट करवाया तो जाहिर बात है 20 इस लाइन पे प्रिंट हो गया, नो प्रॉब्लम। ये फंक्शन खत्म होता है, ये फंक्शन खत्म होता है, इस फंक्शन के साथ एसोसिएटेड जितनी भी मेमोरी है, जो भी कुछ वेरिएबल्स थे, जो इसकी दुनिया थी, इस पूरे फंक्शन की जो भी दुनिया थी, वो सारी दुनिया खत्म की जाती है। उसके लोकल वेरिएबल्स, उसकी मेमोरी, उसका स्टैक, सब कुछ उस फंक्शन का छीन लिया जाता है, तबाह हो जाता है, ये खत्म हो जाता है सब कुछ। अब जब आप वापस मेन में जाते हो और ये वाली लाइन रन करते हो, आप आई को प्रिंट करने की कोशिश करते हो, तो ये कुछ चांस ही नहीं है कि वो 20 आ जाए, क्योंकि वो तो मर खप गया वेरिएबल जो 20 वाला था। इसके पास जो आई है वो 10 ही नजर आता है इसको, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना फंक्शन कॉलिंग में, ये कहलाता है कॉल बाय वैल्यू। एक तो पहले बताओ कि यहां तक कोई मसला तो नहीं? चलेगा? ये बहुत Yes, sir. ये बहुत ज्यादा खिचड़ी पकाएगा बहुत जल्दी, तो इसलिए यहीं पे पूछो अगर कुछ मसला है तो। अब फंक्शन कॉलिंग में तो नहीं कहना चाहिए, यानी फंक्शंस में पैरामीटर पासिंग कहना चाहिए। पैरामीटर पासिंग फंक्शंस में दो तरीके होते हैं कि पैरामीटर्स किस तरीके से पास किए जा सकते हैं, ठीक है। कान पक जाने आपकी सुन सुन के कोई अगले 2 साल, तो एक बार समझ आ जाए तो बात बेहतर है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। जब आप पैरामीटर पास करते हो किसी फंक्शन को, जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पैरामीटर पास करते हो फंक्शन को, तो दो ऑप्शंस होती हैं, या तो कॉल बाय वैल्यू कर लेते हो या कॉल बाय रेफरेंस कर लेते हो, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू जो है ये डिफॉल्ट है इन सी प्लस प्लस और वेरिएबल्स। ये जरूरी था लिखना कि फॉर वेरिएबल्स, सिर्फ अरेज के लिए नहीं है। अरेज के लिए कॉल बाय रेफरेंस जो है वो डिफॉल्ट है। तो बेसिकली डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ कर नहीं रहे, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे, तो ये जो आर्गुमेंट्स नॉर्मली पास हो रहे हैं ये बाय वैल्यू पास हो रहे हैं, ठीक है। बाय वैल्यू में क्या होता है, जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा समझाया है कि कॉल बाय वैल्यू में a local copy of the parameter is created by a function or original data is not touched। मैंने कोई पिछली स्लाइड में समझाया है कि जैसे ही फंक्शन के अंदर पैरामीटर में डेटा रिसीव होता है, तो फंक्शन उसकी एक अपनी लोकल कॉपी बनाता है डेटा की और उस डेटा के ऊपर काम करता है, लोकल कॉपी के ऊपर काम करता है। जो ओरिजिनल डेटा था उसको फंक्शन छेड़ता नहीं है और छेड़ सकता भी नहीं है, उस तक उसको रसाई नहीं है, ठीक है। बात सिंपल सी है, इस आई को अगर फंक्शन छेड़ना चाहे भी तो नहीं छेड़ सकता। इस आई का स्कोप क्या है, इस आई का स्कोप ये मेन है, बस इसके बाहर तो ये चलेगा ही नहीं। तो अगर ये बंदा बाहर से बैठ के इसको कुछ करने की कोशिश करेगा, वो नहीं कर सकेगा, वो एक्सेस ही नहीं कर सकेगा। तो ये जो मैकेनिज्म है ये कॉल बाय वैल्यू का मैकेनिज्म है। ये तो फजूल है, इसमें रिटर्न हो रहा है, रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा,
लो भैया अब हमें लिखना पड़ेगा, आपको रास्ता नहीं है, इसको बच नहीं सकते इससे, तो मैं ये हेडर फाइल्स वगैरह सब हटा देता हूँ। हम एक सादा सा फंक्शन लिखते हैं और यही फंक्शन ले लेते हैं। तो कर लेते हैं void, या ऐड ही रहने दो, ठीक है ऐड ही रहने दो, लेकिन आर्गुमेंट सिर्फ एक रख दो। लो जी, मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि int i इज इक्वल टू 10, सी आउट आई, बाद मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ ऐड का, आई देता हूँ उसको, और मैं फिर कहता हूँ कि सी आउट आई। ठीक हो गया। और ये अभी आपने चला के देखा है कि ये क्या करेगा, कि ये वही करेगा। हम यहाँ पे कहेंगे आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 2 और सी आउट आई। फिलहाल मैंने एग्जैक्टली वही लिखा है जो बुक वाला है। ठीक है, तो इसका मेरा ख्याल है 10 20 10 इसकी आउटपुट आती है ना। हाँ 10 20 10 जो अभी हमने बुक वाली डिस्कस की है, कि पहली लाइन में 10 आएगा, उसके बाद जब आप फंक्शन पे जाओगे तो अब जाहिर बात है 20 आएगा, और फिर जब वापस आओगे तो ओरिजिनल जो भी वैल्यू है वो 10 आएगी। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ कि रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो ओरिजिनल है उसकी वैल्यू तब्दील करनी है, यानी ये जब आप वापस आओ इधर तो इधर 20 आना चाहिए, 10 ना आए। यानी बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ओरिजिनल डेटा है उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या रास्ता है इसको करने का? तो एक रास्ता तो ये है कि आप इसको ग्लोबल बना दो। आप जो पिछला एग्जाम्पल था कि इसको आप ग्लोबल बना दो, और ग्लोबल बना के अब कॉन्सेप्ट ये है कि इसको जहां से भी इसको चेंज करोगे वो चेंज हो जाएगा और मतलब वो चलेगा। ठीक है, मैं वो नहीं कर रहा, मैं इसको फंक्शन पासिंग में ही करूंगा। ठीक है, फिलहाल जरा देखो कि हो क्या रहा है। फिलहाल ये हो रहा है कि आपके पास स्क्रीन कॉपी कर लेता, आपके पास एक आई था जिसकी वैल्यू 10 थी, और बाकी कहानी आपको पता है कि एक नया आई बना, उसमें 10 आया, फिर उसमें फंक्शन ने 20 रख दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब फंक्शन खत्म होता है, ये फंक्शन जब खत्म होता है तो इसके साथ एसोसिएटेड तमाम मेमोरी, तमाम वेरिएबल सब मर मुर जाते हैं। तो बेसिकली बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ वो आ, एक सेकंड है ना यार। अच्छा, तो बचेगा क्या कि वो सिर्फ मतलब जो ओरिजिनल है वो बचता है। अब यहाँ से कॉल बाय रेफरेंस स्टार्ट होती है। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस में होता क्या है? कॉल बाय रेफरेंस में ये होता है कि इंस्टेड ऑफ पासिंग द एक्चुअल डेटा, only a pointer to the data is passed to the function। जो असल गेम तो बस सिर्फ है, इतनी सी बात ही है कि बजाय इसके कि मैं फंक्शन को ये आई नाम का ये मैं इसको 10 की वैल्यू दूं, मैं उसको एक्चुअल डेटा दूं, मैं सिर्फ उस डेटा का एक पॉइंटर पीटीआर उसको पास कर दूंगा। ठीक है, पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर्स pointers are special variables which hold memory address। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर का नंबर, मकान नंबर 10 है अगर, तो 10 जो है वो एक्चुअल असल डेटा है, वो 10 एक्चुअल डेटा है, यानी वो एड्रेस है तुम्हारे घर का। नहीं यार, गलत बात है। कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब तुम्हारे घर का जो एक एड्रेस है वो अगर 10 है, तो पॉइंटर ये होता है कि तुम्हारे घर के बाद जितने मर्जी बोर्ड लगा दो, या गली के एंड पे बोर्ड लगा दो कि यहाँ से इधर जाएं और तीसरा घर पे मुड़ जाएं, तो वो 10 नंबर घर होएगा। तो पॉइंटर ये है कि पॉइंट एक ही सेल की तरफ कई पॉइंटर्स इशारा करके खड़े हो सकते हैं कि भाई हम इस सेल की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस सेल का नाम क्या है? हमने इसका नाम रखा है आई। इसके अंदर डेटा क्या है? हमने 10 रखा है। और इस सेल की तरफ अब एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है जिसका नाम हमने रखा है पीटीआर। पॉइंटर्स होते क्या है? पॉइंटर्स आर स्पेशल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन उसमें खास बात ये होती है कि मेमोरी एड्रेस आता है, वो पॉइंट करने के काम आते हैं, किसी जगह पे निशानदेही करने के काम आते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में हम ये करेंगे कि हम एक्चुअल डेटा नहीं पास करेंगे, हम एक पॉइंटर पास करेंगे। ठीक है, और पॉइंटर पास करेंगे तो अब फंक्शन जो है उस पॉइंटर के जरिए से उस ओरिजिनल डेटा को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, जरा देखना किस तरह से।
इसको करने के लिए आपको पॉइंटर्स काफ़ी हद तक सीखने पड़ेंगे। तो पॉइंटर सीखने के लिए मेरे ख्याल है ये 2 निशान अगर सीख लो ना तो 90% काम तो हो जाता है। ये जो एम्परसेंड का निशान है इसको पढ़ते हो एड्रेस ऑफ जो भी आगे लिखा हुआ है, और स्टार को पढ़ते हो वैल्यू एट जो भी आगे लिखा हुआ है। इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इन बातों का क्या मतलब हुआ? इन बातों का मतलब हुआ कि अगर मैं कहता हूँ इंट x इज इक्वल टू 10, यही कहा था हमने, आई कहा था, इंट i इज इक्वल टू 10 है, तो ये अभी तक ये सिंपल वेरिएबल है जिसमें 10 पड़ा हुआ है। अब अगर मैं कहता हूं एम्परसेंड आई, एम्परसेंड को कैसे पढ़ना है? एड्रेस ऑफ जो भी आगे लिखा हुआ है, तो इसको तुम कैसे पढ़ोगे? एड्रेस ऑफ आई। रैम में हर सेल का ज़ाहिरी बात है एक एड्रेस होता है, तो ये तुम कैसे पढ़ रहे हो? तुम पढ़ रहे हो एड्रेस ऑफ आई, ठीक है। अब जब तुम एड्रेस बनाते हो तो तुम्हें एक स्पेशल वेरिएबल चाहिए होता है पॉइंटर नाम का, जिसके अंदर तुम उसको रखते हो, ठीक है। तो मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ इंट स्टार ptr इज इक्वल टू एम्परसेंड आई। ये मैंने क्या किया? मैंने ये किया है, इसको उल्टा पढ़ोगे तो समझ आएगी। एम्परसेंड आई का मतलब है एड्रेस ऑफ आई, यानी इस सेल का जो भी एड्रेस बनता है मेमोरी में, वो एड्रेस मैंने डाल दिया एक वेरिएबल में। वेरिएबल स्पेशल है क्योंकि हर वेरिएबल में एड्रेस नहीं आ सकता। एड्रेस आता है सिर्फ एक स्पेशल वेरिएबल में जिसको पॉइंटर कहते हैं। ये जो तरीका है ना इंट स्टार ptr लिखने का, इसमें स्टार का मतलब ये नहीं है वैल्यू एट, इसको ये ना पढ़ना वैल्यू एट, ठीक है। इस स्टार का मतलब है कि आप पॉइंटर क्रिएट कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। यानी टू क्रिएट पॉइंटर यूज इंट स्टार ptr। ये इतना मुश्किल नहीं है एक्चुअली, अगर समझो तो। पॉइंटर होता क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल कैसे बनाते हो? इस तरह से, ये वेरिएबल बन गया, इंट ptr लिख देते हो, वेरिएबल बन जाता है। अब अगर पॉइंटर बनाना है तो पॉइंटर है तो वेरिएबल ही यार, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है, वो डिफरेंट है, उसके अंदर मेमोरी एड्रेस आता है, तो उसको बनाने के लिए तुम्हें ये वाला स्टार साथ लगाना पड़ता है। अब स्टार के 3 काम तुम कम से कम जानते हो। स्टार आज से पहले मल्टीप्लाई कर रहा था, अब तुम्हें पता चला कि अगर डिक्लेयर करते हुए, वेरिएबल बनाते हुए, वेरिएबल पैदा करते वक्त अगर तुम स्टार लगा दो तो इसका मतलब है कि तुम वेरिएबल नहीं बना रहे, तुम एक स्पेशल वेरिएबल बना रहे हो जिसका नाम है पॉइंटर, जिसको पॉइंटर कहते हैं। ये दूसरा इस्तेमाल हो गया स्टार का। तीसरा इस्तेमाल ये है कि अगर मैं कहूँ सी आउट स्टार ptr और सी आउट खाली ptr, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं कहूँ सी आउट ptr, तो ptr एक स्पेशल वेरिएबल है, पॉइंटर है। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर्स आर स्पेशल वेरिएबल्स व्हिच होल्ड मेमोरी एड्रेस, यानी जब मैं ptr को प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे मेमोरी का एक एड्रेस मिलेगा, मकान नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये 10 नहीं मिलेगा। ये जो 10 एक्चुअल डेटा है ये नहीं मिलेगा, वो मिलेगा अगर मैं स्टार ptr लिखूंगा। इस स्टार का मतलब वैल्यू एट है, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ते हो कि सी आउट करो वैल्यू एट ptr। इसका मतलब ये है कि वैल्यू एट ptr का मतलब है कि ptr जहां पर भी पॉइंट कर रहा है उस सेल पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे प्रिंट करवा के दो, ठीक है। ये पॉइंटर्स होते हैं। पॉइंटर्स को एक दिन में नहीं हो जाना है और ना ये एक दिन में समझ आ जाते हैं, लेकिन जितना कर रहे हैं उतना समझ आना चाहिए। तो विदाउट गोइंग इनटू फंक्शन, अभी फंक्शन को छोड़ दो, तो मैं कहता हूँ इंट आई इक्वल टू 10, इंट स्टार ptr इज इक्वल टू एम्परसेंड आई, सी आउट आई, सी आउट ptr और सी आउट स्टार ptr। मैंने एक सिंपल वेरिएबल बनाया, आपके दिमाग में ये तस्वीर चलनी चाहिए कि मैंने एक सिंपल वेरिएबल बना लिया। ठीक हो गया जी। दूसरी लाइन में मैंने कहा कि एड्रेस ऑफ आई जो भी है, मुझे नहीं पता एड्रेस ऑफ आई जो भी है, यानी आई का जो भी एड्रेस बनता है रैम में,
वो एड्रेस डाल दो एक पीटीआर नाम के वेरिएबल में। अब इसको आप समझ जैसे भी लो, दिमाग में तस्वीर ये वाली बननी चाहिए कि पीटीआर अब पॉइंट कर रहा होएगा उस सेल की तरफ जहां पे आई है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि ये तुम्हारा घर है, बाहर तख्ती लगी हुई है आई नाम की कि ये आई बंदे का घर है, और अब उस घर के बाहर 3-4 लोग खड़े होकर इशारा करना शुरू कर दें। वो तीनों चारों बंदे जो हैं वो पॉइंटर्स हैं, जो एड्रेस किसका है, सबके पास एक ही है। घर के बाहर तख्ती एक ही लगी हुई है, लेकिन वो कई पॉइंटर्स उस जगह पे एज अ हेल्प, एज अ रेफरेंस पॉइंट कर सकते हैं। सी आउट आई, ये इन तीनों सी आउट का आंसर बताओ। ये तीनों सी आउट करवाओगे तो प्रिंट क्या होएगा? तो पहला बहुत आसान है, आई प्रिंट करो। तो आई क्या प्रिंट करेगा? वो जारी बात है 10 प्रिंट करेगा, ये तो पुरानी बात है। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे हो सी आउट करो पीटीआर। अब ये बात याद रखो कि पॉइंटर्स के अंदर हमेशा एड्रेस होते हैं, तो पीटीआर इस घर का एड्रेस प्रिंट कर देगा। और स्टार पीटीआर क्या करेगा? स्टार का मतलब वैल्यू था, तो ये वैल्यू ऑफ पीटीआर प्रिंट करेगा, यानी उस सेल पे जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करेगा। ये बेसिकली ये होएगा। अच्छा जी, आई ने तो 10 ही प्रिंट करना था, जारी बात है, इसमें तो कोई डाउट किसी को था नहीं, इसने 10 ही प्रिंट करना था। ठीक है, इंटरेस्टिंग दूसरे वाला है कि ये दूसरे वाला जो है ये चीज़ प्रिंट कर रहा है। ठीक है, 0x6FF-E14, ये एक अजीब सा नंबर प्रिंट कर रहा है। एक्चुअली ये हेक्साडेसिमल लिखी हुई है, लेकिन तुम्हारे लिए एटलीस्ट इस किताब में अगले 6 महीने के लिए तुम इस तरह से कर लो कि जब भी तुम्हें 0x नजर आए ना, तो तुम समझ जाओ कि ये कोई एड्रेस आ रहा है। ठीक है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0x का मतलब हेक्साडेसिमल होता है, और ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल हमारी बुक में जब तुम 0x से लिखा हुआ कुछ देखो तो तुम समझो ये सेल नंबर है, ये एड्रेस प्रिंट हो रहा है। और इवेंचुअली आखिरी चीज, स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर का मतलब क्या था? वैल्यू एट दैट सेल। तो हमने कहा वैल्यू एट दैट सेल क्या है? वो 10 ये वाली आखिरी प्रिंट हो रही है। ठीक है, अच्छा अब जरा वापस आओ इस तमाशे की तरफ जो हम कर रहे थे, जहां से बात शुरू की थी। कॉल बाय रेफरेंस क्या होएगा? कॉल बाय रेफरेंस ये होएगा कि इंस्टेंट ऑफ पासिंग द एक्चुअल डेटा, यानी एक्चुअल 10 नहीं हम पास करेंगे, हम सिर्फ एक पॉइंटर पास करेंगे। 2 मिनट देना जरा, इसको खत्म करेंगे 1 मिनट। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि हम शुरू यहाँ से हुए थे कि हमारे पास एक फंक्शन था ऐड का, और उसको हम ये आई पास कर रहे थे, ऐसे ही था ना? तो उससे पहले हम आई की वैल्यू प्रिंट करवा लेते थे, और उसके बाद हम आई की वैल्यू प्रिंट करवा लेते थे। यहाँ पे हम आई की वैल्यू प्रिंट करवा लेते थे, और यहाँ पे हम आई की वैल्यू प्रिंट, ऐसे ही हो रहा था ना? तो इसमें 10 आता था, फिर हम फंक्शन में जाते थे, फंक्शन में 20 आता था, लेकिन फिर जब हम वापस आते थे तो दोबारा 10 आता था। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि फंक्शन इस डेटा की 10 की एक अपनी लोकल कॉपी बनाता था, उस लोकल कॉपी को चेंज करता था, और जब फंक्शन खत्म होता था तो लोकल कॉपी भी खत्म हो जाती थी। अब मैंने डेटा नहीं पास करना, अब मैंने डेटा का पॉइंटर पास करना। यानी अब मैं एड्रेस ऑफ आई, इसको एड्रेस ऑफ पढ़ो, एड्रेस ऑफ आई पास कर रहा हूं, मैं डेटा नहीं पास कर रहा, मैं एक्चुअल 10 नहीं पास कर रहा, मैं सिर्फ उस सेल का एड्रेस उसको भेज रहा हूं। अब उसको अगर नीचे से एड्रेस आ रहा है तो अब वो इंट आई तो नहीं ना चलेगा। अगर मैं इंट आई चलाऊंगा तो एरर आना चाहिए कि भाई ये ऊपर इंट तो ना रिसीव करो। अब ऊपर आपको रिसीव करना चाहिए इसको पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में, नाम जो मर्जी रख लो, नाम डजेंट मैटर,
लेकिन इंपॉर्टेंट ये स्टार था। अच्छा, अब वो इस पीटीआर, इस वैल्यू के साथ जो मर्जी करे, स्टार पीटीआर इज इक्वल टू 20 लिख दे, यानी वैल्यू एट पॉइंटर इज इक्वल टू 20, यानी वैल्यू एट पॉइंटर का मतलब है कि वैल्यू एट दिस सेल इज 20, यानी इस सेल को वो 10 से चेंज करके कर रही है अब 20। तो सारी बात है, अगली लाइन में भी 20 प्रिंट होएगा, और जब फंक्शन खत्म हो जाएगा और आप वापस आओगे और इस आई को प्रिंट करवाओगे, तो आई तो अब एक ही है, वो दो बने ही नहीं कभी, तो ये अभी भी 20 प्रिंट कर देगा। सॉरी, इसको आप, आई तो है ही नहीं इधर, स्टार पीटीआर करना पड़ेगा। तो अब 10 20 20 प्रिंट होता है। ये फ़र्क है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। ये कतन ये ना समझना कि ये ख़त्म हो गया कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, ये भी काफ़ी देर तक आपकी जान खाएगा। लेकिन ये जितना आज हुआ है इसको ज़रा एब्जॉर्ब करो, स्पेशली ये पॉइंटर्स वाला हिस्सा, और फिर यहाँ से आगे चलेंगे। अच्छा, पॉइंटर्स ना इसने सही तरह से नहीं पढ़ाए हुए, इसने दरमियान में थोड़े थोड़े पॉइंटर पढ़ा दिए हैं जितनी इसको ज़रूरत है। एक्चुअली पॉइंटर्स शुरू होते हैं लेक्चर 14 से, जो उसके बाद उस पर कुछ 2-3 लेक्चर हैं उसके ऊपर पूरे फुल पॉइंटर्स के ऊपर, काफ़ी मुश्किल सी वो है चीज़, तो वहाँ पे तो डिटेल में करेंगे, लेकिन जितना अभी है वो एब्जॉर्ब करना है। लो भाई, कोई मसले मसले होने चाहिए काफ़ी सारे आज। कोई नहीं है तो खैर, खैर है, चलेगा। Yes, sir.